बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने 1857 का प्रथम वीडियो बना चुका हूं, जो पार्ट 1 के रूप में था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इस पार्ट 2 में आपको कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में ध्यान देना है। जो भी आपने लेसन पढ़ा उसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उसी मुख्य बिंदु को बारे में हम ध्यान केंद्रित करके इसको सुनेंगे। कोशिश करेंगे कि नोट भी कर ले ताकि याद रहे। आपको तो क्वेश्चन आंसर या अन्य प्रकार के सभी नोट्स तो मिल ही जाते हैं। चलिए तो पहले कुछ मुख्य समरणीय बिंदु की तरफ चलते हैं। 1857 10 मई 1857 को यह आंदोलन मेरठ से छावनी की प्रारंभ हुई थी। मतलब पहली बार यह कहाँ से शुरू हुआ, तो बंगाल से शुरू हुआ और 10 मई 1857 से लेकर के यह मेरठ की छावनी तक प्रारंभ हुई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने बंगाल के बहादुर शाह जफर को अपने नेता चुना और विद्रोहियों ने वैधता हासिल की कि अब हमारा नेता एक बहादुर शाह जफर है जो दिल्ली का नवाब है। अब हम दिल्ली के सल्तनत के साथ या दिल्ली की आम जनता के साथ मिलकर के विद्रोह करेंगे, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारत से मार भगाएंगे। इन्होंने ऐसी कल्पनाएं कर ली। विद्रोही का मुख्य केंद्र सरकारी इमारतें थे। विद्रोही का मुख्य मानना यह था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार की सरकारी इमारतों को ढा दे, गिरा दे, लूटपाट कर ले तो विद्रोही मतलब विदेशी जो थे, ब्रिटिश सरकार यह घबरा करके यहाँ से चली जाएगी। विद्रोही का मुख्य केंद्र था सरकारी इमारतों पर हमला करना। किसानों के विद्रोह में शामिल हो जाने के बाद साहूकार अमीर भी विद्रोहियों में निशाने पर आ गए। जब विद्रोही मजदूर और कई प्रकार के सेना जब शामिल हो गए तो ब्रिटिश सरकार के साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार के समर्थन करने वाले साहूकार और जमींदार जो थे, उन लोगों को भी विद्रोहियों ने निशाना बैठाया कि ये लोग भी जाते हैं उनके यहाँ काम करने, उनका काम करते हैं और हम लोगों का खबर यही लोग देते हैं, इसलिए पहले इनको भी मारना जरूरी है। विद्रोह को दबाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाने वाले अंग्रेज सेनापति जिनका नाम जेम्स आर्मस्ट्रांग, हेनरी और हेवलकर, तीसरा जो थे कॉलिन कैम्पबेल जो थे, उसका सर ह्यूगो रोज, ये सारे लोग जो थे वह विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार के तरफ नेता का काम कर रहे थे। 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित की और घोषणा जाति धर्म भेदभाव नहीं किया जाए और इस विद्रोह में सभी लोग मिलजुल कर साथ दे ताकि ब्रिटिश सरकार को भगाई जा सके। नवाबों ने मुस्लिम शासकों को बिंदुओं बनाकर ख्याल रखा और नवाबों ने अपने मुस्लिम शासकों को नाम से एक इश्तहार बनाया ताकि मुस्लिम समुदाय हमारे साथ मिलकर के विद्रोह में शामिल हो और हिंदू नेता हिंदू नाम दे करके मिल करके हिंदू लोगों को एक साथ जुट करके दोनों मुस्लिम हिंदू लोगों को साथ मिल करके विद्रोह में शामिल हो ताकि ब्रिटिश सरकार को भगाई जा सके। नवाब और मुस्लिम शासकों को बिंदुओं को मुख्य रखा गया। मतलब उस नेता को चलाने, विद्रोह को चलाने के लिए मुख्य नेता कौन होते थे, तो मुस्लिम शासक मुस्लिम नवाब होते थे। विद्रोह को हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से लाभ होना चाहता था। इस विद्रोह में दोनों समुदाय के लोग मिल करके सामना कर रहे थे। 1857 के प्रमुख कारण क्या थी, तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सैनिक थे। तत्कालीन सुअर की चर्बी या चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया ताकि देश के अंदर जो आंदोलन हिंदू मुस्लिम मिलकर के कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार ने एक योजना बनाई जिससे गोली बारूद और बंदूकों में चर्बी के नाम पर दोनों समुदायों को भड़काया जाए ताकि अगर दोनों समुदाय अलग हो जाती है तो ये संगठन, ये विद्रोह कमजोर हो जाएगी, जिससे हम उस विद्रोह के ऊपर हावी हो जाएंगे। मुस्लिम लोगों को, जब मुस्लिम सिपाही को कहा गया कि इसमें सुअर की चर्बी है और हिंदू समुदाय को कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी है, जो बंदूक के जो गोला फाड़ते हैं मुंह से उसमें, जिसके कारण दोनों समुदाय आपस में लड़ने लगे कि तुम हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हो, जिससे दोनों धर्म इस विद्रोह से अलग होने के करार पर आ गई थी। 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वह नाना साहेब, राणा लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मौलवी अब्दुल्ला शाह मलमल और इत्यादि ऐसे कई लोग शामिल थे और छोटे बड़े भी नेता थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 के दशक में एक शुरुआत की। मराठा भूमि, द्वाब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल पर जीतकर वह अपने हाथों में इन सारे राज्य को कब्जे में कर लिया और निषेध की नीति अपना दी कि इस राज्य के अंदर में कोई भी विद्रोह अगर प्रवेश करता है तो मार्शल लॉ के अनुसार डायरेक्ट उनको मौत की सजा दी जाएगी। डलहौजी ने सबसे बुरा नेतृत्व करते हुए भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया।
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1850 के दशक में शुरुआत की गई, जिसमें मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल को जीतकर अपने मार्शल लॉ के अनुसार उसमें विद्रोहियों को कुचलने का प्रयास किया। अवध में विभिन्न प्रकार के पीड़ा दी गई। अवध के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने नील और कपास की खेती के लिए और अपने आप को लाभान्वित करने के लिए पूरे अवध पर कब्जा कर लिया गया। अवध में विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों दी गई। राजकुमार, तालुकेदार, किसान, सिपाही एक दूसरे से जोड़ दिए गए। ये सभी फिरंगी राज आगमन कर दी गई और विभिन्न तरीकों से दुनिया को समाप्त करके देखने की कोशिश की गई कि हम भारत को पूरी दुनिया से निस्ते नाबूद कर देंगे, भारत ना कभी था और ना ही कभी रहेगा। इस तरीके की योजनाएं ब्रिटिश सरकार अपनाने लगी ताकि हम भारत को अगर लूट लेंगे, भारत कि सारी अनाज संपत्ति को अगर हम विदेश लेके जाएंगे तो भारत अपने आप, भारत के लोग यहाँ से भागकर दूसरे देशों में चले जाएंगे और भारत निस्तेनाबूद हो जाएगा। अवध में बंगाल की आर्मी और पौधशाला कहा जाता था। अवध में बंगाल की आर्मी को क्या कहा जाता था? तो पौधशाला कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवैध के रियासत के अनुसार एक अवैध करार कर दिया। ये गिलास फल चेरी के दिन हमारे मुंह में आकर गिरेंगे। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि ये जो अवध है, अवध की जो प्रजा हमारे विरोध काम कर रही है, एक दिन मैं ऐसा लॉ लगाऊंगा ताकि ये अवध की सारी जनता हमारे कदमों में आके गिर जाएगी। जैसे एक अंगूर और एक चेरी को हम मुंह में आराम से छोड़ देने पर गिर जाता है, उसी तरीके से अवध की जनता हमारे कदमों में आकर गिरेगी और माफी मांगेगी, तब जाकर के इन राज्य के ऊपर रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। ऐसा लॉर्ड डलहौजी का मानना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की पश्चिम शिक्षा, पश्चिम विचारों और पश्चिम संस्थाओं के अनुसार यह बताया गया कि समाज सुधारने के लिए सती प्रथा को खत्म किया जाए। लॉर्ड डलहौजी ने ही यह बाद में निर्णय लिया कि अगर समाज को सुधारना है तो हमारे समाज के अंदर में सती प्रथा को खत्म करना होगा। 1829 में और हिंदू विधवा और वैधता देने के लिए कानून बनाए गए कि भारतीय समाज में कुछ तबकों की मदद और बेटिंग की अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापित की जाए। अंग्रेजों के द्वारा यह पहली निर्णय ली गई कि सती प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। 1829 में हिंदू विधवा को वैधता दे देनी चाहिए कि वो आप लोग अपने जीवन को जी सकते हैं, पर वह नियम को लागू नहीं कर सके। बाद में ब्रिटिश सरकार ने डलहौजी के द्वारा कई नियमों को लागू की गए, जैसे सरकार प्राइवेट स्कूल, विश्वविद्यालय और अन्य जगह स्कूल, कॉलेज और अन्य किताब घर की निर्णय ली गई ताकि लोग इससे पढ़ करके शिक्षित हो सके। अंग्रेजों ने कुछ बहानों के जरिए शासकीय दुर्बलता के अनुसार दत्तकथा, गोद लेना और अवैध घोषित कर झांसी और सातारा तथा अन्य भारी रियासतों को अपने कब्जे में करने लगा। वही झांसी जहां की रानी लक्ष्मीबाई रानी थी, उस झांसी के ऊपर भी अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो झांसी एक बहुत बड़ी राज्य है, रियायत है, जिसको कब्जा करने के बाद वहां की धन संपत्ति को लूटा जा सकता है। चर्बी वाले कारतूस, दूसरी अफवाह को फैला करके भारतीयों के अंदर में जाति समुदाय को पनपाया गया, ताकि अगर जाति समुदाय के नाम पर अगर भारतीय लड़ेंगे तो ब्रिटिश सरकार उस पर रोटियां सेकेगी और ब्रिटिश सरकार उससे लाभान्वित होकर के दोनों समुदाय को अलग करके 1857 के विद्रोह को, क्रांति को समाप्त कर सकती है। चलिए हम आगे जानते हैं। 1801 में अवध के एक सहायक संधि थोप दी गई। 1856 में अवध का एक अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया तथा वहां के शासक नवाब वाजिद अली को वहां से उन्हें रुखसत कर दिया गया और निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण जब नवाब अली अपनी सेना को खत्म करके अपने देश से निकल रहे थे तो सारी जनता को मानो कि जैसे शरीर से जान निकल रही हो, ऐसे लोगों को लगा और दौड़ते हुए कलकत्ता तक पहुंच गए। ऐसे अंग्रेजी टुकड़ियों को तैनात कर दी गई और जो नवाब जो थे वाजिद अली, उनके सारे सैनिक टुकड़ियों को हटा दी गई दफ्तर से और नए कर्मचारी को लाया गया। जितने भी नवाब के पास काम करने वाले बावर्ची से संगीतकार, ब्राह्मण या अन्य प्रकार के लोग काम करते थे, उन सारे लोगों को दफ्तर से हटा करके ब्रिटिश सरकार ने नए नए लोगों को भर्ती की, जिससे जो भी नवाब के समय काम करते थे वह सारा लोग बेरोजगार हो गए। अब रियासत के अंग्रेजी टुकड़ियों को चुनौती की गई, इजाजत दे दी गई। दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह से काम किया जाने लगा। अब नवाब का नहीं चला, नवाब वहां से रुखसत हो गए। 1856 में एमक्यूशन बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश राजस्व को लागू की गई। लागू करने के बाद तालुकेदारों की काफी स्थिति बेहाल हो गई। जो तालुकेदार जो मुगल नवाबों के जरिए किसान से कर वसूल देते, अब ब्रिटिश सरकार तालुकेदार को बीच से हटा दिया, मतलब जमींदार को बीच से हटा करके ब्रिटिश सरकार खुद वह टैक्स और लगान वसूलने लगी।
विद्रोही उद्घोषण की एक व्यापक डर के अनुसार यह भी बताया गया कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के जाति के धर्म को नष्ट करके वह चाहते थे कि सारे लोगों को ईसाई धर्म बनाया जा सके। इसी डर से यह विद्रोह अफवाह फैल गया और यह विद्रोह के अंदर और ज्यादा आग बबूला हो गए। विद्रोह घोषणा पत्र डरा करके व्यापक रूप से अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को जाति धर्म को नष्ट करना चाहते थे और समूचे भारत को मार्शल लॉ में लागू करके विद्रोह के साथ उन्हें ईसाई धर्म के में लागू करना चाहते थे। इस तरीके से अंग्रेजों ने काफी उपद्रव किया और मार्शल लॉ के तहत शांत करने के लिए फौजियों को आसानी से कानून पारित कर दिया और उस कानून का नाम मार्शल लॉ रखा गया। 1 मई और जून 1857 में समूचे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दी गई। विद्रोह के बारे में चित्र पेंसिल से बनाए जाने लगे कि जो नेता विद्रोही है उस विद्रोह का पेंसिल से चित्र बना करके जगह जगह छाप दिए जाते थे, ताकि लोग अगर इनको पकड़ के लाते हैं तो इतना पैसा मुआवजा दी जाएगी, या वह व्यक्ति डर के मारे विद्रोह करना ही छोड़ देता था कि अब हमारा पेंसिल से स्केच बन गया, फोटो बन गया, अगर हम पकड़े जाएंगे तो मार्शल लॉ के तहत हमारी सजाए मौत हो जाएगी। अब धीरे धीरे यह विद्रोह भंग होने लगा। अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को आसानी के लिए कानून पारित कर दिया। 1 मई जून 1857 से समूचे उत्तर भारत में मार्शल लागू कर दी गई, जिसे विद्रोह के चित्र पेंसिल से रेखांकित की गई। उत्तीर्ण चित्र में पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट भी उपलब्ध करा दिए गए। बाजारों में जगह जगह कार्टून बना करके पोस्टर बना कर चिपकाए गए ताकि वह विद्रोही नेता भाग जाए या विद्रोह से अलग हो जाए। 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया गया। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन था, तो 1857 के रूप में याद किया जाता है, जिसमें 1857 के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोग शामिल थे और यह एक समाजवादी विद्रोह था जिसके खिलाफ लड़ाई भी सारे लोगों ने मिलकर के लड़ी हुई थी। इसीलिए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन, तो 1857। चलिए अब जानते हैं कि फिरंगी कौन थे। वही फिरंगी जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं उसे फिरंगी कहते हैं। फारसी भाषा का शब्द होता है फिरंगी। फ्रैंक, जिससे फ्रांस के नाम से जुड़ा हो या निकला हो। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिम लोग मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक नजरिया से किया करते थे, जिसको फिरंगी कहते थे। रेजिडेंट कौन है, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में काम करने वाले ऊंचे ओहदे के लोग, जिसे गवर्नर जनरल की प्रतिनिधि मानी जाती है, उसे ही रेजिमेंट कहा जाता है। उस तबके ओहदे के लोग के अंदर कई सिपाही और कई तालुके के लोग रहते हैं। उसी तालुके और सिपाही के लोगों को एक रेजिमेंट के नाम से दर्शाया जाता है। 1857 का विद्रोह कई कारणों से सफल न हो सका, परंतु इस विद्रोह का परिणाम 90 वर्षों के बाद रंग लाई और भारत 15 अगस्त 1947 को समाजवादी सत्ता के कारण मुक्ति पाली। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ में पहला नेता कौन था, तो मंगल पांडे की बलिदानी हुई और बैरकपुर बंगाल में 34वें रेजिमेंट के यह एक सिपाही थे। चलिए हमने सीधा भी पढ़ाया और पीछे से उलट करके भी इसको पढ़ा दिया। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं और विद्रोह की ढांचे के बारे में जानते हैं। चलिए तो हम मुख्य बिंदु की तरफ ध्यान देते हैं। विद्रोह का ढर्रा। विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना विद्रोह का ढर्रा कहा जाता है। जो बिगुला फूंक करके तो शाम के समय तोप चला करके या घोड़सवार एक जगह से पर्ची लेकर के कागज पर दूसरे जगह पहुंचते थे। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम, यह विद्रोह का ढर्रा है। सैनिक विद्रोह कैसे शुरू हुआ, तो विद्रोह में विभिन्न प्रकार के संकेत देना, जैसे बिगुला बजाना, तोप छोड़ना, तीरंदाजी करना या एक घुड़सवारी दूसरे जगहों पर पहुंचना। कहीं तोप का गोला दागना तो कहीं बिगुला बजाना, कहीं शस्त्र त्याग का कब्जा करना तो सरकारी खजाने को लूटना, समवेत स्वर में फिरंगियों के खिलाफ अपीलें करना। विद्रोह में आम लोग भी शामिल होते थे। यह सैनिक विद्रोह थे। अच्छा संचार की स्थापित करना ताकि एक समाचार दूसरे लोगों तक फैलाया जा सके ताकि समय पर विद्रोह छिड़ सके। योजना, स्वामित्व और असरदार होना। यह सामूहिक निर्णय लेना कि सभी समुदाय के लोग सभी सभा में बैठ करके एक निर्णय ले ताकि विद्रोह का दिन किस दिन रखा जाए। नेता पांच नेताओं का उभर कर सामने आया। कह रहा है कि पूरे नेता में कितने नेता उभर करके सामने आए थे, 5 नेता उभर करके सामने आए थे। अफवाह और भविष्यवाणियां करना। कई
प्रकार के 1857 के विरोध में अफवाह उड़ाए गए थे, जैसे सुअर चर्बी, गाय की चर्बी या अन्य प्रकार के। ब्रिटिश शासन के खिलाफ में अफवाह फैलाना, लॉर्ड हार्डिंग के विरोध में षड्यंत्र रचना। लोग अफवाह में विश्वास क्यों करते थे? लोगों के जेहन में डर था, संदेह का कारण था, सती प्रथा, हिंदू विधवा विवाह था, अंग्रेजी प्रणाली थी, हृदयहीन पराई दमनकारी लोग थे, इसलिए लोगों के अंदर डर था। अवध का विद्रोह कौन था? तो वाजिद अली को हटा करके अंग्रेजी सरकार अपनी हुकूमत कर ले, यह अवध का विरोध था। एक गिलास चेरी फल, कह रहा है कि एकदम ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड डलहौजी चाहता था कि एक चेरी फल की तरह अवध की जनता हमारे कदमों में गिर जाए। 1801 में अवध के सहायक संधि का योजना बनाई गई। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने बयान दिया कि 1851 के अवध अधिग्रहण कर लिया जाए और अवध को पूर्ण रूप से कब्जा में कर लिया जाए। देह से जान जा चुकी थी, मतलब पूरे विरोधियों के लोगों को ऐसा लग रहा था 1857 क्रांति के कारण क्रांति के कारण कि ब्रिटिश सरकार की अब जान चली जाएगी, ब्रिटिश सरकार अब यहां से निकल जाएगी। पर ब्रिटिश सरकार ने, डलहौजी ने ऐसी चाल चली कि फिर से पलटवार हो गया और 1857 को कुचला गया। वाजिद अली शाह जब वो अवध से कलकत्ता निष्कासित कर दिए गए, अवध से नवाब निष्कासित करने पर काफी लोगों को बेहद दुखद घटनाएं भी घटी, दुखद हुई और अपमानजनक लोगों को लगा कि अब वाजिद अली को अवध से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। फिरंगी राज का आगमन हो गया। हमने बताया ही था अभी कि फिरंगी किसे कहा गया। अवध के अधिग्रहण के कारण केवल नवाब की गद्दी छीनी जाने का, तराकुदार की लाचार होने का ही भी ताल्लुक था। कर सिर्फ अवध की क्रांति के कारण सिर्फ नवाब को ही नहीं हटाया गया, बल्कि नवाब के अंडर में कार्य करने वाले जितने भी लोग थे सारे लोगों को निष्कासित कर दी गई और सारा लोग बेरोजगार और लाचार हो गए। 1857 में एक मुफ्त बंदोबस्त लागू हुआ, एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का भंग होना, पुरानी दुनिया खत्म हो जाना, ये सारी फिरंगी राज्य का आगमन से हुआ। विद्रोही क्या चाहते थे? विद्रोही चाहते थे कि एकता की कल्पना की सारे भारत के नागरिक एक हो जाए ताकि ब्रिटिश सरकार को भगाई जा सके। भगाने की यह कल्पना बहुत ही अच्छी थी। विद्रोही और विद्रोहियों के द्वारा सामाजिक एकता स्थापित करना था। हिंदुस्तानी फौजियों को उनका हक दिलाना ही विद्रोह का मुख्य कारण था। हिंदू धर्म और इस्लाम की रक्षा करना ही, ईसाई धर्म को फैलने की रोकना ही यह विद्रोह का मुख्य कारण था। उत्पीड़न और प्रतीकों के खिलाफ फिरंगी राज उत्पीड़न को रोकना चाहती थी। फिरंगी राज क्या चाहती थी कि जो विधवा होने पर सती प्रथा हो जाता था, इसे रोक लगा दिया जाए और विधवा को फिर से पुनर्विवाह किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को जी सके। ब्रिटिश भू राजस्व स्वास्थ्य को नकारना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि पूरी भूमि पर हमारी हुकूमत रहे ताकि सभी लोग इस पे अनाज उपजाए और उसका टैक्स हमें दे। व्यापक सार्वजनिक भलाई को करना और सभी लोग मिलजुल कर रहे, ब्रिटिश सरकार चाहती थी। वैकल्पिक सत्ता की तलाश ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की सत्ता की बागडोर अब हमारे हाथों में आ जाए। ब्रिटिश शासन ध्वस्त होने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और वैकल्पिक सत्ता की तलाश में पुराने दरबारी फिर से दिल्ली को अपने कब्जे में चाहते थे करना। मुगल व्यवस्था की मिलती जुलती व्यवस्था अपनाना चाहते थे कि फिर से मुगल जिस तरीके से सत्ता चला रही थी भारत पर ब्रिटिश सरकार से पहले, अब ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद हम भी चलाएं। दमन मतलब किसी को मारना, कुचल देना। करा अंग्रेज द्वारा विद्रोह कुचलने के आसान न होना। करा कि भारतीय चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की दमन की जाए, मतलब कुचला जाए, लेकिन अंग्रेजी द्वारा विद्रोह का कुचलना आसान न हुआ। मार्शल लॉ का काम न आना। मार्शल लॉ लागू तो हुआ था पर बाद में इसका विद्रोह करके मार्शल लॉ डलहौजी को हटाना पड़ा। अनेक टुकड़ियों के द्वारा इसको इलाका का छानबीन करना, जमींदारों को फुसलाने का प्रयत्न करना और किसानों पर बुरा व्यवहार करना और उन्हें बुरा हाल में कर देना, ये सारा ब्रिटिश सरकार की नीति थी। विद्रोहियों की छवि, विद्रोहियों की घोषणाएं और सूचनाएं जो एक पत्र में लिखित गई थी जिसे सूचना पत्र कहा जाता था। केवल अंग्रेजी दस्तावेज के आधार ही यह पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार की रणनीति और नीति कैसी थी। जनता के अभाव को भड़काना यह ब्रिटिश सरकार का पहला मुख्य पेशा था और कारण था। रक्षकों का अभिवंदन करना, अंग्रेजी पदाधिकारियों का अभिनंदन कर विद्रोहियों को कुचलने वाले अधिकारियों को महामंडित करना, या अंग्रेजों के द्वारा औरतों के ब्रिटेन प्रतिष्ठित करना। अंग्रेज औरतों और बच्चों को मन में भय पैदा करना कि अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजों औरतों और बच्चों के अंदर भय पैदा कर दे, जिसके कारण वो अपने पति, भाई या अपने पिता को विद्रोह में शामिल न होने दे।
अगेयोंजित की ईसाई की रक्षा करना और भारत के अंदर ईसाई धर्म को फैला करके उसकी रक्षा करना। प्रतिरोध का प्रदर्शन, अंग्रेजी द्वारा यह प्रतिरोध किया गया कि किसी भी तरीके का विद्रोह भारत के अंदर में नहीं होगा, अगर विद्रोह होता है तो फिर से मार्शल योजना तैयार की जाएगी। दहशत का प्रदर्शन, विद्रोहियों को मौत की सजा सुनाने पर, मार्शल योजना के तहत मौत की सजा सुनाने पर विद्रोहियों के अंदर एक दहशत फैल गई, जिसके कारण विद्रोह धीरे धीरे टूटने लगा। दया के लिए कोई जगह नहीं, और मार्शल योजना में यह भी बताया गया दया के लिए कोई जगह नहीं, कोई मृत्यु के सिवा कोई दूसरा सजा आपको नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों के हृदय में दया की गुजारिश न थी, खौफनाक दृश्य दिखाकर वह लोगों को भयावह करते थे, जिससे आंदोलन को तोड़ना ही उनका मकसद था। राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना करना, विद्रोहियों के राष्ट्रवादी की भावना को कूट कूट कर भरी हुई थी। विद्रोही नेताओं के राष्ट्र नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और साहित्य और चित्र में राष्ट्र नायकों को वीर गाथा के गुणगान गाया जाता है। चलिए ये लेसन समाप्त हुआ, हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया, पार्ट 2 भी पढ़ा दिया। चलिए अब इसके कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। चलिए तो हम ऑब्जेक्टिव के तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जो ऑब्जेक्टिवों की संख्या लगभग आपको 37 मिलेगी, तो इस लेसन की अपेक्षा 37 कोई ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर याद करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला पहला नेता कौन था? तो मंगल पांडे। आपको लगभग ये वीडियो देखने के बाद ही याद हो गया होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। बिहार में 1857 के नेता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह को एक क्रांति आरसी मजदूर के नाम से कहा जाता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता बिहार के बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थीं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टर्न थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर 11वां। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वह थे बी.डी. सावरकर। उन्होंने क्या कहा था? तो 1857 के विद्रोह को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उपाधि दी। मीरा किसकी भक्त थी? तो कृष्ण की। ये तो पिछले अध्याय में पढ़े हुए हैं आप। कराए पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वह थे पीर अली। पीर अली। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक मेहता। क्रांति के दमन के बाद कौन से क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? तो नाना साहब और बेगम हजरत महल। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? तो पूना, सातरा और कोल्हापुर। अब चलिए हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जानी जाती थी? तो मनु, छबीली और मणिकर्णिका के नाम से जानी जाती थी। ये सभी उन्हीं का नाम था, मनु, छबीली और मणिकर्णिका। किस महिला ने सातरा, उज्जैन और ग्वालियर आदि 1838 में से लेकर के 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध में षड्यंत्र को रचा? तो वह थी महारानी बैजाबाई सिंधिया। अ के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में। बंगाल आर्मी का पौधशाला किसने कहा जाता है? तो अवध को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो हुर्रोज ने। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ? तो झांसी में। अवैध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ? तो 10 मई को, और 11 मई दिल्ली पहुंच गए। व्याफत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से है। धंधु पंथ का नाम किसका था? तो नाना साहब का था। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग थी? तो उनका आशीर्वाद। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? तो 10 मई को 1857 में किया। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का।
अंग्रेजियों को चिढ़ाने के लिए फिरंगी कहा जाता था। अवैध में स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कब हुआ? तो 1897 ईस्वी का विद्रोह कहा गया। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसके द्वारा हुआ? तो ब्लेसली के द्वारा की गई। 1857 ईस्वी में विद्रोह कानपुर के नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने कानपुर का विद्रोह किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी में विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। 1857 विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति तो मंगल पांडे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। चलिए जानते हैं लघु उत्तरीय 2 नंबरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहती है। पहला क्वेश्चन है 1800 शांति के विद्रोह के कारण। कौन कौन से कारण थे 1857 के विद्रोह के? दूसरा कारण है, दूसरा जो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह क्यों असफल हो गया उसके बारे में बताएं। तीसरा क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह मतलब सैनिक विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में लिखें। पांचवा है फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। छठा है 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। सातवां है 1857 ईस्वी में विद्रोह में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। 8 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं का वर्णन करें। चलिए हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह असफल के कारण के बारे में बताएं। तीसरा क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण बताएं। चौथा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें। और पांचवा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के परिणाम को बताएं। और इसमें 5 दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय आपको 8 और शॉर्ट क्वेश्चन लगभग 37 है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर ये नहीं देखे तो फिर ये लेसन से लगभग आप 15 नंबर का हाथ धो लिए। अगर ये लेसन याद नहीं होता है तो लगभग 15 नंबर हाथ धो लीजिएगा, निश्चित है। जैसे कि आप देख लीजिए 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय तो आएगा ही, 2 गो लघु उत्तरीय में आएगा, 9 नंबर हो गया, और 5-6 गो ऑब्जेक्टिव आएगा ही। तो जोड़ लीजिए 14 से मतलब 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर इस लेसन से आता है। अगर आप इस लेसन को नहीं याद करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो बस आप खत्म, आपके 15 नंबर ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि ध्यान से पढ़ें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके, और दूसरे से भी शेयर करा दें ताकि अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है तो लाइव पढ़ाया जा सके। चलिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।